मित्रों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार बुनकर, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल अमृतवाणी संस्कृत में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम अनुष्टुप छंद की चर्चा करेंगे। मित्रों, अनुष्टुप छंद के कुछ उपनाम हैं, जिनमें एक नाम श्लोक छंद भी है, वक्त्र छंद भी इसे कहते हैं और अष्टाक्षर जाता भी इसी छंद का नाम है। यहाँ लक्षण के बारे में लिखा गया है, एक पद लिखा गया है कि श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादियो ऋष्वम सप्तमम दीर्घमन्यो। मित्रों, श्लोक के अंदर षष्ठम गुरु जो छठा जो वर्ण होता है या छठा जो अक्षर होता है वो गुरु होता है। गेयम जानना चाहिए, सर्वत्र सभी जगह, लघु पंचमम और पांचवा जो वर्ण होता है उसको लघु मानना चाहिए, जानना चाहिए। द्विचतुष्पादियों और दूसरे और चौथे पाद के अंदर दूसरे और चौथे पाद के अंदर ऋष्वम छोटा मानना चाहिए, सप्तमम सातवें वर्ण को। दीर्घमन्य और अन्य जो चरण पाद जो बच गए हैं उनके अंदर उसको दीर्घ मानना चाहिए। यानी अपन एक बार यहाँ एक इंडेक्स लिखा हुआ है, इसको समझते हैं। मित्रों, जैसे कि एक जो श्लोक होता है उसके अंदर 4 चरण होते हैं। तो जैसे प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय और चतुर्थ, ऐसे 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में मैं आपको ये कह दूं कि 8 8 8 8 वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से 8 चौक 32 कुल वर्ण होंगे। तो अब जो आप इसमें जैसे ये प्रथम चरण है, ये द्वितीय चरण है, ये तृतीय चरण है, ये चतुर्थ चरण है। तो प्रत्येक चरण जो होगा उसके अंदर जो प्रत्येक चरण जो है, जैसे प्रथम चरण की बात करें तो ये जो श्लोक है ये पूरा, इसके अंदर जो छठा जो अक्षर आएगा, यहाँ वर्णों को गिनेंगे अपन, छठा जो वर्ण आएगा वो गुरु होगा। और यहाँ भी छठा गुरु है, यहाँ भी छठा गुरु है, यहाँ भी छठा गुरु है। और पांचवा जो आएगा वो लघु होगा। और जो ये छठा था इससे पहले पांचवा आ जाएगा। पांचवा देखो लघु है, यहाँ भी लघु है, यहाँ भी लघु है, यहाँ भी लघु है। दूसरे और चौथे पाद के अंदर ये प्रथम पाद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, द्वितीय, ये चतुर्थ, दूसरे और चौथे पाद जो होंगे उसमें जो सातवां जो वर्ण होगा वो लघु होगा। इसमें लिखा भी है द्विचतुष्पादियो ऋष्वम। दूसरे और चौथे पाद के अंदर जो सातवां जो वर्ण होगा वो लघु होगा। दीर्घमन्यो, और इसके अलावा जो पहला और तीसरा बच गया उसमें वो दीर्घ होगा। अब इस नियम को हम उदाहरण में लगाकर देखते हैं। साथियों, यहाँ ये एक उदाहरण लिया है। तो ये प्रथम चरण है, ये द्वितीय चरण है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ चरण है। यहाँ यति हुई है, जहाँ यति हो गई वो प्रथम चरण है, ये द्वितीय है, ये तृतीय, चतुर्थ है। तो यहाँ प्रत्येक चरण में अगर अक्षर गिनोगे तो ये 8 अक्षर हैं, ये भी 8 हैं, ये भी 8 हैं, ये भी 8 हैं। इस प्रकार से जो श्लोक छंद होता है या वक्त्र छंद होता है या अष्टाक्षर जाता छंद होता है या फिर अनुष्टुप छंद होता है, उसके अंदर टोटल जो कुल जो वर्ण होते हैं वो 32 होंगे। ये यहाँ अपन ने देखा था। अब अपनी बात करते हैं कि इस श्लोक के जो छठा जो वर्ण होता है वो गुरु होता है, पांचवा लघु होता है, दूसरे और चौथे चरण में जो सातवां वर्ण होता है वो छोटा होता है, और अन्य जो वर्ण हैं अर्थात पहला और तीसरे में वही वर्ण लघु हो जाएगा। ये देखते हैं हम, दीर्घ हो जाएंगे, देखते हैं। तो 1 2 3 4 5, पांचवा लघु है और छठा जो दीर्घ है, क्योंकि लघु है वैसे ये अर्ध अक्षर से जो संयुक्त वर्ण से पहले वाला वर्ण दीर्घ हो जाएगा, तो ये दीर्घ है। ये प्री है और यह संयुक्त वर्ण से पहला है तो ये भी दीर्घ है। और अब देखते हैं 1 2 3 4 5, 5 है जो लघु है, छठा है आधा है परंतु ये आधा अक्षर संयुक्त वर्ण से ये दीर्घ हो जाएगा, ये फिर अकेला बच जाएगा। 1 2 3 4 5 ये लघु है और ये दीर्घ है और ये भी दीर्घ है। 1 2 3 4 5, पांचवा जो अक्षर है वो लघु है और में है वो दीर्घ है और वह भी क्या है, लघु है। तो आपने देखा कि मित्रों की श्लोक का जो छठा जो अक्षर है, ये छठा जो अक्षर है वो दीर्घ है, सब जगह देखो छठा दीर्घ है। और पांचवा जो लघु है, छठे से पहला जो आप सब जगह देख रहे हो लघु है। और द्विचतुष्पादी, ये दूसरा और ये चौथा, दूसरे चतुर्थ पाद में वो
ऋष्व रहेगा और दीर्घमन्यु और अन्य में दीर्घ रहेगा, ये अन्य है, यानी पहला और तीसरे के अंदर वो दीर्घ रहेगा। तो मित्रों, आज की ये मेरी अनुष्टुप छंद की सामान्य जो आपको जानकारी दी गई है वो किस प्रकार की लगी, कृपया कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियोस को अन्य अध्ययनरत भैया बहनों तक भी पहुंचाने का प्रयास करें। मैं आप लोगों को संस्कृत भाषा को सामान्य और सरल रूप से समझने के लिए और समझाने के लिए हमेशा ही प्रयासरत हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।